हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। लास्ट में हम लोगों ने घूर्णन गति को ख़त्म किया था और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्या ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये सब हम सब जानते हैं, काफ़ी अच्छे से इससे परिचित हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कार्य करता है इसके बारे में न्यूटन ने कुछ बताया है, जिसको हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि गुरुत्वाकर्षण जैसे कितने बल हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, तो आपको मैं बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण जैसे सिर्फ और सिर्फ चार बल हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? अगर आपसे कभी भी कोई बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे कितने बल हैं, तो आपसे कोई पूछे तो आप पहले तो बोलिए गुरुत्वाकर्षण बल। अ, एक सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण जैसे आपके पास कितने बल हैं? चार बल हैं। और कौन कौन से वो चार बल हैं, इसको हम लोग जा रहे हैं अध्ययन करने। तो सबसे पहला बल तो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ठीक है? उसके बाद हम लोग करते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है? फिर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि मजबूत नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है ना? तो इस तरह से आपके कुल चार तरह के बल होते हैं। कौन कौन से? जिसको मैंने बोला है पहला पहला मैंने बोला है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बाद अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो वो होता है वैद्युत वैद्युत चुंबकीय बल। क्या? वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है? तीसरे की हम बात करेंगे थर्ड वन क्या है? तो तीसरा क्या हो गया आपका? मजबूत या फिर स्ट्रांग बोलते हैं एक्चुअली इसका नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हो सकता है कि मेरे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो, मैं हिंदी पढ़ा नहीं रहा हूँ। और दूसरा क्या हो? क्षीण नाभिकीय बल। सबका अपना अपना काम है। सबका अपना अपना काम है। पहला काम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है ना? तो दो द्रव्यमानों के बीच में, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट मास m है, दूसरे का मास m है, या m1 है, m2 है, और स्पेस में कहीं पर भी रखा हुआ है। ठीक है ना? इट इज नॉट मैटर कि वो सोलर सिस्टम में रखा हो, सौर मंडल में रखा हो, या कहीं स्पेसिफिक जगह पे रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु पर अगर कोई दो मासेस रखे हुए हैं तो यह निश्चित है कि उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। यह तो निश्चित है। ठीक है ना? अब कितना कार्य कर रहा है इसके बारे में हम लोगों को पहले तो नहीं आइडिया था, न्यूटन से पहले तो नहीं आइडिया था। देखो, न्यूटन से पहले बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटेशन में बहुत काम किया था। जैसे मैं आपको बता दूं, गैलीलियो गैलीलियो ने बहुत ज्यादा काम किया था। मतलब आप ये समझिए कि न्यूटन ने, अगर मैं एक तरह से देखूं तो न्यूटन पता है कुछ नहीं किया था। ही वॉज जस्ट एन ऑथर। उसने क्या किया कि जो साइंस डिपार्टमेंट की बातें थी उसको वो आम जनता तक लेते हैं, बस उसने मैक्सिमम यही काम किया है। ठीक है ना? ही वॉज अ गुड ऑथर, वो एक बहुत बढ़िया ऑथर था। एंड साइंटिस्ट आल्सो, साइंटिस्ट तो था ही। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंटिस्ट नहीं था, पर फिर भी मैं ये कहूंगा जरूर कि न्यूटन से पहले गैलीलियो ने भी काम किया था गुरुत्वाकर्षण पे। वो भी तब काम किया था जबकि उससे पहले उम्र, उससे पहले के एज में था वो। ठीक है? उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद वो कई सारे निष्कर्ष से पहुंचा। वो यहां तक बता दिया था कि हर एक ऑब्जेक्ट, वस्तु में जो त्वरण है वो सेम है, यानी वो ग्रेविटी जैसे बातों को बता दिया था, गुरुत्वीय त्वरण जैसे बातों को उसने बता दिया था। ठीक है ना? हाँ, इसने क्या किया था कि जो साइंस कम्युनिटी होती है, बातें सिर्फ वहीं तक सीमित थी। मतलब क्या होता था ना पहले, आज के समय में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि मैगजीन्स जो होती हैं वो छपती थी, जिसमें साइंस के मैगजीन में बहुत सारी बातें जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में रिसर्च हो रहा है उसके बारे में बताई जाती थी। तो कहने का सेंस बस इतना है कि ये सारी मैगजीन का इस्तेमाल करके
वो उसने क्या किया कि पब्लिश कराना शुरू कर दिया, न्यूटन ने पब्लिश कराना शुरू कर दिया, और कोई बात नहीं थी। तो न्यूटन का ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है भाई, गुरुत्वाकर्षण, आपको एक बात और जान के हैरानी होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रेविटेशनल फोर्स बना है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स से गुरुत्वाकर्षण बल बना है। ठीक है, आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि हमारे अगर हमारे जगत में देखेंगे, हमारे इंडिया में देखेंगे, तो ये बात बहुत पहले से गुरुत्वाकर्षण बल, हालांकि ये बड़ा कोइंसिडेंट टाइप लगता है कि पहली बात कुछ बातें आप जरा समझिए कि पहली बात ये कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का खोजना, ठीक है ना, और गुरुत्वाकर्षण को उसने तो बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। जब यही ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिया में पता चला कि इसके बारे में बात होती है वेस्टर्न में, तो यहाँ पे लोग तुरंत बताएं, यहाँ पे तो पहले से बातें होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। तो और ये जरा देखिए तो कि इनके बीच में कितना ज्यादा इनके वर्ड्स सिमिलर कर रहे हैं, ठीक है ना, कितनी ज्यादा। तो माइट बी पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूटन ने नहीं किया था, लेकिन ये संभव है कि न्यूटन जो है वो भारत से इस तरह की कई सारे स्क्रिप्ट को उसने क्या किया था, ऑथराइज किया था, मतलब उसने उसको लिखा था, ठीक है ना। तो कहने का बस इतना मतलब है, और कुछ नहीं है। हाँ, न्यूटन वैज्ञानिक था, मैं मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है, तो मुझे ही मानना ही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे वहां विज्ञान पीछे था, हमारे वहां भी विज्ञान बहुत आगे था। तो मैं बात कर रहा हूं कि कोई दो द्रव्यमान है, ये m1 है और ये m2 है। इन दो द्रव्यमानों के बीच में यदि जो दूरी है वो r है से निरूपित की जा रही है, तो इनके बीच में बल लगेगा, यह निश्चित है। इनके बीच में क्या लगने वाला है, बल लगने वाला है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय बल की, ठीक है ना, तो दो आवेश के बीच में, अगर कोई दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो दो आवेश के बीच में यह निश्चित है कि इनके बीच में क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। और यही बल, ये जो बल है, अब आप कहेंगे सर वो तो वैद्युत स्थैतिज बल होता है। अगर आप में से इंटर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप बोलेंगे सर कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को वैद्युत स्थैतिज बल बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल नहीं बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय बल और वैद्युत जो बल होता है वो दोनों एक दूसरे के, मतलब एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। तो यहाँ पर आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे वैद्युत स्थैतिज बल बोलेंगे, दोनों एक ही है। देखो, रेस्ट चार्ज यानी कि जो चार्ज रुके हुए हैं उन पे लगने वाले बल को वैद्युत स्थैतिज बल बोलते हैं, और वही जब चार्ज मूव करने लगते हैं या फ्लो करने लगते हैं तो करंट बनाते हैं, और अपने साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अब वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। तो अब क्या लगता है कि उनके बीच में चुंबकीय बल लगता है। तो कहने का बस मतलब इतना है कि आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल होता है, या वैद्युत स्थैतिज भी आप बोल सकते हैं। प्रोटॉन, देखो एक न्यूक्लियस के अंदर सोचो, दो प्रोटॉन हैं, एक न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, उसके बावजूद उसके अंदर दो प्रोटॉन है, और दोनों प्रोटॉन के बीच में भाई क्या हो रहा होगा, बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा फोर्स है जो इनका बाप है, ठीक है ना, जो इनको रोका हुआ है, जो इनको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको मजबूत नाभिकीय बल मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, आप देखते होंगे यूरेनियम वगैरह जो होता है वो लगातार रेडिएशन करता है। रेडिएशन क्यों करता है, और वो छोटे छोटे एटम्स में टूटता है, छोटे छोटे एटम्स में टूटता है, यानी कि और भी जो बड़े एटम है वो भी छोटे एटम में टूटने की कोशिश करते होंगे। जैसे क्या कि आयरन की बात करें या फिर एल्युमिनियम की बात करें, ये सारे थोड़ा थोड़ा टूटने की कोशिश क्या करते होंगे, लेकिन फिर भी टूट नहीं पाते हैं। जैसे यूरेनियम तो टूट जाता है क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ है। अब आप मेरी बात समझिएगा, यूरेनियम रेडिएशन से अपने आप को तोड़ देता है, तो ये तोड़ देता है धीरे धीरे, हल्का हल्का तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा कम है। लेकिन अगर आप बात करेंगे आयरन की, तो क्या आयरन छोटे एटम्स में टूट जाता है? क्या जो आपके घर पे जो लोहे का सामान है, क्या वो अपने आप हाइड्रोजन बन गया? नहीं बना ना। तो क्यों नहीं बन रहा है? ये अगर टूट रहा है यानी कि वो भी टूटना चाहिए था, और अगर अगर ये नहीं टूट रहा है, अगर वो नहीं टूट रहा है तो इसको भी नहीं टूटना चाहिए था। तो कुछ गड़बड़ था। वो इस बात को इस तरह से बताया गया कि जो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, वे वीक न्यूक्लियर क्या फोर्स क्या करती है कि बड़े एटम को छोटे एटम में टूटने से रोकती है, ठीक है ना। अब जब यही बड़ा हो जाता, एटम बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो नहीं रोक पाती है, ठीक है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में
यही 4 बल है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? यही ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला यही है। मतलब कि आप जितने भी बॉडीज देख रहे हैं, जितने भी अंतरिक्ष में आप पिंड को देख रहे हैं, जो जैसे आपका क्या हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, गैलेक्सीज हो गई, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार, मतलब ऐसे बहुत सारे एटा मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना नाम है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मोशन दे रखा है, उसको अपनी अपनी ऑर्बिट दे रखा है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन पूरे ब्रह्मांड का जो मैं बोलूं कि रचना करता है, यानी जो जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को बनाया है, जैसे क्या हमारा सोलर सिस्टम कौन बनाया है? गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा गैलेक्सी कौन बनाया है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना? हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो कैसे मोशन कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों की गति कैसे हो रही है? गुरुत्वाकर्षण बल। तारों की गति कैसे हो रही है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ठीक है ना? तो ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स में से आता है। चलिए हम लोग इसके बाद बात करते हैं दूसरी बात अगर हम लोग करें कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कार्य करता है, तो न्यूटन का सार्वत्रिक नियम जो है, यानी सार्वत्रिक नियम न्यूटन का है गुरुत्वाकर्षण का, वो क्या है देखिए। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसका सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? उसका सार्वत्रिक नियम सबसे पहली बात ये कहता है कि द्रव्यमानों के बीच में, पहली बात ये कार्य करता है, ठीक है ना, दो द्रव्यमानों के गुणन पे निर्भर करता है। ठीक है ना? सबसे पहली बात कि जो फोर्स होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको मैं Fg बोल दे रहा हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि द्रव्यमानों के गुणन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गुणन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी ये मत कह दीजिएगा कि किसी एक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता है। किसी एक के द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कितने पर निर्भर करता है? दोनों के द्रव्यमान के गुणन पर निर्भर करता है। अक्सर ये बातें, पता है क्या होता है, अक्सर ये बातें लोग नहीं समझ पाते हैं और गलत कर जाते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि कोई एक मास m था, ठीक है, ये आधे आधे में टूट गया। ठीक है, 1/2 1/2, यानी कि आधा केजी इसका हो गया मास, आधा केजी इसका मास हो गया। अभी बताइए इनका जो, इन पे जो लगने वाला बल होगा वो किस पे निर्भर करेगा? किस पे निर्भर करेगा? वो इनके गुणन पे निर्भर करेगा। तो कितना हो गया? 1/4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। चलिए अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि ऐसा इसको 1/2 ब्रेक ना करने के बजाय एक को 1/4 किया और दूसरे को 3/4 किया। ठीक है ना? मास वही है, उसको जब मैं तोड़ा हूं तो रेशियो बदल दे रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? 3/16 के। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं कि 1/8 का कर दूं, अच्छा आप खुद देख लीजिए, 1/4 जो है ना, इट इज ग्रेटर देन 3/16, है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं ये बस बोल देता कि क्या बोलते, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यहां पे बातें गलत हो जाती। मुझे क्या बोलना है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि द्रव्यमानों के गुणन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमानों के गुणन पर निर्भर करता है, पहली बात। ठीक है ना? चलिए इसको आगे देखते हैं। यानी कि पहली बात मैं बोला हूं आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि द्रव्यमानों के गुणन पर पहली बात निर्भर करता है। ठीक है ना? दूसरा क्या हो गया? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस बात पर निर्भर कर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा किसी दो वस्तुओं के बीच में, यानी कि अगर कोई दो मासेस हैं, इन मासेस के बीच में अगर दूरी बढ़ेगी तो जो बल है वो कम होने लगेगा। जब भी दूरी बढ़ेगी तो बल क्या लगने लगेगा? कम लगने लगेगा। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है ना? व्युत्पन्न नियम बोलते हैं, व्युत्पन्न नियम, सॉरी, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, क्या इसको बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है कि वो जो होगा वो दूरी के वर्ग के रेसिप्रोकल के इनवर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेसिप्रोकल मैंने बोला है,
ठीक है ना। अगर मैं बस दूरी की बात करूं तो उसके लिए क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है। तो दूरी बढ़ने पर बल क्या हो रहा है, घट रहा है। और कैसे घट रहा है, उसके वर्ग में घट रहा है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। यानी कि अच्छा, तीसरी बात ये है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना, ये क्या करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह किस किस दिशा में कार्य करता है, वो दोनों मासेस को जोड़ने वाली रेखा पर कार्य करता है, ठीक है ना। दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा पर, जैसे देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, किसी एक रेखा से जोड़ूंगा, जो बल होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो इन पे क्या करेगा, कार्य करेगा। दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाले रेखा पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चौथी बात है, अगर मैं कहूं तो गुरुत्वाकर्षण F, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह सदैव ठीक है ना, आकर्षण आकर्षण प्रकृति का होता है। यानी कि क्या होगा, आकर्षण प्रकृति का मतलब होता है कि कभी भी दो द्रव्यमान एक दूसरे का दो द्रव्यमान एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्या करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्या करेगा ये, वह सदैव आकर्षण प्रकृति पर कार्य करता है। ठीक है, चौथी बात। अगर मैं पांचवी बात करूं कि वो क्या कह रहे हैं, तो पांचवी बात ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल देखो किसको कहते हैं, केंद्रीय बल उसको बोलते हैं जब वो कुछ इस तरह से बल लग रहा हो कि कोई केंद्र में है जो इनको एक तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ऐसा ही तो ना, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय बल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक केंद्रीय बल है, ठीक है। अगर अगली बात बोले कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संरक्षी बल है, क्या है, संरक्षी बल। हर केंद्रीय बल जो होता है संरक्षी बल होता है, तो ये क्या है, एक संरक्षी बल, ठीक है। ये क्या है, एक संरक्षी बल है, ठीक है। केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है, आकर्षण का प्रकृति का होता है, और किधर कार्य करता है, हमेशा वो उस दिशा में कार्य करता है जो लाइन उसको क्या कर रही है, जो रेखा उसको जोड़ती है, दो द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा पर कार्य करता है, ठीक है ना। आकर्षित नेचर का होता है, कितना होता है, ये क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो द्रव्यमान के गुणन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके दूरी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, यही बस इतना ही है। न्यूटन ने ये सारी बातें बताई थी, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये बात तो पता ही है कि ग्रेविटेशन फोर्स किस तरह से पूरे यूनिवर्स को बना के बैठा हुआ है। इवन इवन यूनिवर्स, आप जरा सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता ना तो आप खड़े नहीं हो पाते, आप सामान को नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये कब हो पा रहा है, जब आप क्या कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज नहीं, एक ऐसा इन्वेंशन नहीं किया था, आविष्कार नहीं किया था न्यूटन ने, खोज किया था, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, डिस्कवरी, उसके बारे में बताना, तो उन्होंने बताया था। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि उनसे पहले केपलर ने बताया था, उनके ही केपलर लॉ से ही इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है। अगर कोई आपसे बोले कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ से निकला हुआ है, तो वो कहाँ से निकला है, कि ये बात है जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, वो कहाँ से निकला हुआ है, केपलर के नियम से, तृतीय नियम से। अब केपलर का नियम क्या है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था गुरुत्वाकर्षण बल का। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका, अगर शुद्ध रूप में फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला हो जाता है G m1 m2। देखो प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके दूरी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। देखो मैं इस बात को इस तरह समझा सकता हूं कि मान लो कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे दूध बढ़ाने पर तुम्हारे वहां पे चाय बढ़ेगा। अब कितना गुना बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। तो यही जो बताता है ना कि कितना गुना बढ़ जाएगा, वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब मैं अगर कह रहा हूं किसी एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, किसी एक के बढ़ने पर क्या हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तो कितना गुना बढ़ जा रहा है, इस बार इसको कौन बता पाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही बताते हैं। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या काम है ये आप समझ गए। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, और यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक है ना। चलिए अब देखो केपलर का क्या नियम है। देखो ये दो नियम पे ही पूरे इस चैप्टर का धुरी है। मतलब अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेसिक। इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से आपके बल्कि इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, हालांकि वो इनके आने की संभावना ज्यादा है। देखो पॉलिटेक्निक में पढ़ने का तरीका ये होता है, अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता है क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच ऐसा नहीं बढ़ा देना, आपको एचसी वर्मा की बुक सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि आप वहां पे टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल बस अपनी चीजों को, जो सिंपल बातें हैं उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो ये आप अगर राइटिंग स्किल अच्छी है आपकी, तो आप निश्चित तौर पे अच्छा मार्क्स करेंगे। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए राइटिंग स्किल पे, आप थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा, हाँ समझ करके लिखने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि अगर आप समझ के लिख रहे हैं ना तो आपको लिखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और अपने आप कंटेंट बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर आप बस रट करके आए तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप रट करके आए तो 10 लाइन पढ़ के आएंगे, 4 लाइन लिख के आएंगे। लेकिन अगर आप समझ के आए तो 2 लाइन समझ के जाएंगे और 10 लाइन लिख के आएंगे, तो ये अंतर होता है। तो इसलिए समझ करके जाइए, और मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और उसके बाद आपको राइटिंग तो आप ही को डेवलप करना है। तो देखो केपलर का क्या क्या नियम था, केपलर का भी नियम क्या क्या था, इस चीज को हम लोग समझते हैं। केपलर ने, मैं इसके पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केपलर ने भी बहुत काम किया था। केपलर का कि ग्रहों का गति का नियम, ठीक है, केपलर के ग्रहों के गति का नियम, के ग्रहों की गति का नियम, मतलब ग्रह कैसे गति कर रहे हैं, इसके बारे में सोचो। ये बातें तब बताई, आज तो आपके पास एक से एक पावरफुल टेलीस्कोप आ गया। अभी देखो बहुत हाल ही में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है जो अब तक का सबसे बेस्ट टेलीस्कोप है। ठीक है ना, इसके पहले इतना स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप नहीं बना था। लेकिन अब जरा सोचिए, केपलर उस समय का था ना जिस समय हम चांद देखते थे, बस उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं दिखाई देता था। ठीक है ना, लेकिन केपलर उस समय ग्रहों को अपने टेलीस्कोप से देखा, उसके बारे में अध्ययन किया, सालों साल, मतलब सबकी परिक्रमा को उसने देखा, काफी साल उसने मेहनत किया, और वो कई बातों पे निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो ग्रह होते हैं ना, पहली बात उसने ये बोला कि पहले लोगों को लगता था, क्योंकि पहले तो लोग यही नहीं मानते थे ना, देखो पहले तो लोग यही नहीं मानते थे कि सूरज जो है वो स्टैटिक है और जो पृथ्वी है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लोग पहले यही बात नहीं मानते थे। ठीक है ना, बहुत मुश्किल से तो ये बात माने, तो लोग कहते थे कि भाई सर्कुलर मोशन करता है। सबको ये लगता था कि जो सूरज है वो केंद्र में होता है और पृथ्वी जो है वो उसकी चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। केपलर ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो पृथ्वी है वो एक एक इलिप्ट वाले में, यानी कि एक इलिप्टिकल पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर नहीं, वृत्तीय पथ पर नहीं है, वो क्या है, एक इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करता है। मैं रुको मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, इसको मिटाता हूँ। इलिप्टिकल पाथ मैं आपको बना रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा हो गया इलिप्टिकल पाथ। ठीक है ना, अब इलिप्टिकल पाथ उन्होंने बोला क्या, केपलर ने बोला कि जो ग्रह गति करते हैं वो इस तरह से वृत्तीय गति नहीं करते हैं, वो इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं। किस पे करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पर करते हैं। अब इलिप्टिकल पाथ पर करते हैं
तो सिंपल सी बात है कि देखो इलिप्टिकल पाथ पे दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब क्वेश्चन सबसे पहला अराइज होगा, आप भी कहेंगे सबसे पहली बात केपलर ने बोला कि जो ग्रह हैं वो कैसी गति कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल पाथ पर मोशन कर रहे हैं। अगर इलिप्टिकल पाथ पर गति कर रहे हैं तो सबसे पहली बात सर्कुलर कर रहे होते तो ये बड़ा आसान था समझना कि जो सूरज की स्थिति है, यानी सूर्य की जो स्थिति है वो उसके केंद्र पर है। लेकिन जब इलिप्टिकल पाथ का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों ने ये अराइज किया कि भाई साहब ये बताइए कि आपकी बात सही है, मान लेते हैं कि इलिप्टिकल पाथ है, लेकिन सूरज किस वाले फोकस पर है। तो उन्होंने बोला कि आप किसी एक फोकस को ले लीजिए और उस पर आप मान सकते हैं कि सूरज है, यानी जो सूर्य की स्थिति है वो किसी भी एक फोकस को आप लेकर के बोल सकते हैं कि बस सूर्य वहीं स्थित है। क्या है? सूर्य वहीं स्थित है। तो इनमें से उस पे स्थित है, किसी एक पे आप मान सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर किसी एक पे मान रहे हैं तो अब समस्या इस बात का है कि फिर ये गति कैसे कर रहा है, मतलब ये क्या ऐसा, इसका चाल क्या है। तो सबसे पहला नियम क्या बोल दिया? पहला नियम ये बोला कि जो सूर्य है वो इलिप्टिकल पाथ पर गति कर रहा है, जबकि जो सॉरी माफ करिएगा, जो ग्रह है वो इलिप्टिकल पाथ पर गति कर रहा है, और जो सूर्य की स्थिति है वो किसी भी एक फोकस को आप ले लीजिए, वहां पे सूर्य स्थित है। ठीक है ना? तो अगली बात, तो उसने बोला क्या? सूर्य किसी एक फोकस पर क्या है? पर स्थित है। पहली चीज, पहला नियम। दूसरा नियम उसने बोला कि अगर ऐसा है तो ये भी बात सही है कि जब वो नजदीक वाले पे रहेगा तो उस समय क्या होगा? बल ज्यादा लगेगा, फोर्स क्या होगा? ज्यादा फोर्स होगा। और जब दूर होगा तो बल क्या होगा? कम होगा। तो उसने बोला ना कि जो ग्रह है वो कुछ इस तरह से गति कर रहे हैं कि वो इक्वल एरिया, देखो गुरुत्वाकर्षण बल जितना ज्यादा होगा गति उतनी ज्यादा होगी। आप शायद अभिकेंद्री बल के बारे में पढ़े हैं, याद होगा आपको, अभिकेंद्री बल ज्यादा, जरा सोचो, याद करो, तुमको मैंने बताया था F बराबर क्या होता है? mv²/r। ये हम लोग जब वृत्तीय गति पढ़ रहे थे तो इसको ध्यान दिए थे आप लोग। तो आपको पता है कि बल बढ़ने पर वेग भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा ना। बल बढ़ने पर वेग क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो उसका जो दूसरा नियम था वो ये कहता था कि जैसे मान लो कि 1 मंथ का टाइम है, ये पूरा साइकिल है, सिंपल सी बात है, ये गर्मी का समय है और ये ठंडी का समय है। जो आज इस समय का जो समय है वो कौन सा समय है? ठंडी का समय है। और ये इसका मतलब ये कि सूर्य जो है वो दूर है पृथ्वी से, ठीक है ना, जबकि गर्मी में क्या होता है? पास में होता है। तो उसने बोला था कि इक्वल टाइम में, यानी समान समय अंतराल में वो क्या होता है? समान क्षेत्रफल क्या करता है? कवर करता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक ही मंथ का अगर हम समय लेंगे तो इस स्थिति में आप ये समझिएगा कि जो एरिया स्वैप कर रहा है, जो एरिया यहां से यहां तक का स्वैप कर रहा है, तो मान लीजिए ये मंथ था आपका मई का या जून का, या मई का, और ये मंथ है जुलाई का, जून का, ठीक है ना। तो पूरा एक 30 दिन का अगर ये टाइम पीरियड है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें जितना एरिया ये आपको दिखाई दे रहा है, जितना इसने कवर किया है, ठीक है ना, एग्जैक्टली उतना ही एरिया वो क्या कर रहा है? इस तरफ कवर कर लेता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक मंथ में यहां पर जितना एरिया चला उतना ही एरिया यहां पे चला। तो निश्चित तौर पर यहां पर अगर एरिया इक्वल हुआ तो जो ये वाला जो पाथ है ना वो इसका ज्यादा होगा और इसका पाथ क्या होगा? कम होगा, तभी तो ये एरिया वो बैलेंस हो पाएगी, ठीक है ना। तो क्या कहा उसने? बोला कि समान समय अंतराल में ये एक बहुत बड़ी बात थी। जब आज तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तब हम लोग कोई चीज नहीं देखते थे, और तब इन्होंने ये सब कुछ बताया था, जो कि बहुत बड़ी मायने रखती थी। समान क्षेत्रफल तय करता है, ठीक है ना। समान समय अंतराल में क्या होता है? समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरी बात आ गई कि अब बताइए, चलिए आपकी ये दोनों बातें मैं मान लिया, तीसरी बात अगर मैं करूं तो वो क्या हो गया कि रुकिए,
अब देखिए, मान लीजिए तीसरी बात बोलता है कि इसका जो कुल जो टाइम पीरियड, जो समय लग रहा है, कुल जो समय का काल है, जो पूरा समय लग रहा है, वो कितना है, टाइम पीरियड कितना है। तो देखो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो इसके केंद्र में, इन दोनों का जो केंद्र है, देखो केंद्र, इसको सेंटर बोलोगे, ठीक है ना, इसको केंद्र बोलोगे और इसको फोकस बोलोगे, ये अंतर होता है, ठीक है ना। तो फोकस, इसको पहला फोकस या फोसी 1 बोल दो, फोसी 2 बोल दो, तो ये फोकस है, ठीक है ना, और ये क्या है, सेंटर है। तो केंद्र से जो दूरी है, इसको यदि आर बोलते हो, जो केंद्र से दूरी है। तीसरा नियम ध्यान से समझना, मैं किसी एक फोकस से दूरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि उसके केंद्र से जो उसके ऑर्बिट की दूरी है, जो बड़े वाले कक्ष की दूरी है, दीर्घ वाला जो दूरी है, एक तो हो गया नजदीक वाला, ये नजदीक है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो दीर्घ वाला दूरी है उसको हम आर से अगर निरूपित कर रहे हैं, तो उसने बोला था जो समय अंतराल है, देखो उसने बोला था जो समय अंतराल है, टाइम का स्क्वायर है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो आर के क्यूब के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये तीन बातें किसने बताई, केपलर ने बताई,